और अब देखते हैं खबर 1 मिनट। हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको अगले आधे घंटे में दिखाएंगे कि 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। तो 1 मिनट में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से संघर्ष करने के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने पर है। इस प्रक्रिया में राज्य के व्यापार के तरीके में काफी सुधार हुआ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। केंद्र सरकार के घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने और राज्यों में कारोबारी माहौल सुधारने के लिए हर साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की जाती है, जिसे राज्य व्यापार सुधार एक्शन प्लान रैंकिंग भी कहा जाता है। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साल 2019 के लिए रैंकिंग जारी की। इसमें उत्तर प्रदेश के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पिछले साल उत्तर प्रदेश का 12वां स्थान था। उत्तर प्रदेश ने इस साल तेलंगाना को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर जगह बना ली है। मुख्यमंत्री योगी का सबसे बड़ा मिशन है साफ सुथरा और न्यायप्रिय शासन। इसी मिशन को पूरा करने में जुट गई है सरकार। योगी सरकार ने लापरवाह अधिकारियों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। अब राज्य में सभी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। परफॉर्मेंस के आधार पर ही प्रमोशन मिलेगा। साफ छवि वाले अधिकारियों को ही जिला अधिकारी बनाया जाएगा और परफॉर्मेंस के आधार पर ही पोस्टिंग होगी। ट्रांसफर करने से पहले रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा। किसी भी अधिकारी को दोहरा चार्ज यानी कि दोहरी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। सभी आईएएस अधिकारियों को साफ अपना रिपोर्ट कार्ड सुधारना होगा। उन्हें जनता की शिकायतों को सुलझाना होगा। विकास से जुड़ी योजनाओं में तेजी लानी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भली भांति जानते हैं कि बेहतर और पारदर्शी शासन व्यवस्था के लिए आईएएस अधिकारियों का परफॉर्मेंस बेहतर होना जरूरी है। प्रशासन मुस्तैद होगा तभी सरकार की विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सकेगा। लिहाजा अब राज्य के आईएएस अधिकारियों के परफॉर्मेंस पर सीधे सीधे मुख्यमंत्री की नजर रहेगी। बाहुबली नेताओं और माफियाओं के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलना जारी है। प्रयागराज में पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद की सिविल लाइंस पर बनी अवैध बिल्डिंग गिरा दी गई। यूसुफ रोड पर बनी अतीक की अवैध इमारत गिराने के बाद प्रशासन इस पर कब्जा लेगा। पुलिस और पीडीए ने अतीक के साड़ू इमरान के कब्जे वाली इस बिल्डिंग को जेसीबी से गिरा दिया। इसके बाद पुलिस नवाब यूसुफ रोड पर बनी दूसरी बिल्डिंग को भी ध्वस्त करेगी। यूपी में प्रदेश के बड़े अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। लखनऊ में बाहुबली मुख्तार अंसारी की बिल्डिंगें गिराए जाने के बाद अब प्रयागराज में भी ये कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं प्रयागराज में अतीक अहमद के केस से जुड़ी कई अहम फाइलें गायब होने का खुलासा न्यूज़ 18 ने किया। इसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा। तो चूँकि 18 साल हो चुके हैं तो ऐसी संभावना होती है कि फाइलें कहीं मिसप्लेस हो गई हों। ऐसे बहुत सारे प्रकरण होते हैं, इनमें हम फाइल्स को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। सवाल ये है कि क्या ये अहम दस्तावेज किसी साजिश के तहत तो नहीं गायब कराए गए। शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं दी और ट्वीट किया, राष्ट्र निर्माण और छात्रों को गढ़ने में हमारे मेहनती शिक्षकों के योगदान के प्रति हम सदैव आभारी रहेंगे। शिक्षक दिवस के मौके पर अपने शिक्षकों के अतुलनीय प्रयासों के लिए हम उनका आभार जताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तेजी से बदलते हुए समय और कोरोना के संकट काल में हमारे शिक्षकों के सामने भी समय के साथ बदलाव की एक चुनौती रख दी है। मुझे खुशी है कि हमारे शिक्षकों ने इस चुनौती को न केवल स्वीकार किया बल्कि उसे अवसर में बदल भी दिया है। वहीं शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री योगी ने भी ट्वीट किया, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध अद्भुत है, अनुपम है। गुरु ही गोविंद तक पहुंचाने का माध्यम है। शिक्षक दिवस के पुनीत अवसर पर सभी आदरणीय गुरुओं के श्री चरणों में सादर नमन। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर गोरखपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने महंत को श्रद्धांजलि दी और फिर लोगों को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। ब्रह्मकालीन महंत दिग्विजयनाथ के प्रयासों को उनके गुरु महंत अवैधनाथ ने किस तरह से आगे बढ़ाया, इसे सबको देखना चाहिए। कि जीवन में सफलता के लिए नित्य नए प्रयास करने पड़ते हैं। विकास के क्रम में आप कैसे सहभागी बन सकते हैं, इसके लिए कार्य करना। सीएम योगी ने आगे कहा कि शिक्षा परिषद के आचार्यों को देखना चाहिए कि विकास के लिए कैसे कार्य किया जाए, कंपटीशन में बने रहकर लोक कल्याणकारी काम कैसे किए जाएं। इसकी भी सीख गुरु अवैधनाथ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से ली जा सकती है।
योगी ने कहा कि गुरुजनों के कार्य और उपदेश हर दिन हमें कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो कार्य महंत अवैधनाथ जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यावत जीवन करते रहे, उसी का प्रतिफल है। जो भी अपेक्षाएं थी इन पूज्य संतों की पूर्ण होती हुई दिखाई दी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए इस बार देश भर से कुल 47 शिक्षकों का चयन किया गया। इन शिक्षकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया है। जिन 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर योगदान दिया, जो बच्चों की जीवन शैली और अच्छे भविष्य को संवारने का काम किया है। गर्व और खुशी की बात यह है कि इन 47 शिक्षकों में उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षकों के नाम शामिल हैं। उन्नाव में प्राथमिक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने का काम स्नेहिल पांडे करती हैं। मैनपुरी के एक प्राथमिक विद्यालय रजवाना में मोहम्मद इशरत अली पढ़ाते हैं, जबकि मुजफ्फरनगर के मीरापुर में विकास कुमार सनातन धर्म इंटर कॉलेज में पढ़ाने का काम करते हैं। इन तीनों शिक्षकों को बेहतर शिक्षा देने का इनाम मिला है। वहीं उत्तराखंड के 2 शिक्षकों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देहरादून की सुधा पैनुली उत्तराखंड एकलव्य आवासीय स्कूल में पढ़ाने का काम करती हैं और डॉक्टर केवलानंद कांडपाल को उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के कद्दावर सांसद आजम खान पर सरकार एक और मामले में शिकंजा कसने जा रही है। आजम खान एसपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे और अब उस दौरान लखनऊ और गाजियाबाद में बने हज हाउस की जांच होगी। सूत्रों के मुताबिक निर्माण कार्यों में गड़बड़ियां हुई थी और जांच में इसका खुलासा किया जाएगा। दरअसल यूपी सरकार ने बतौर मंत्री आजम खान के कार्यकाल में अल्पसंख्यक विभाग में हुए सभी कामों की जांच कराने का फैसला किया है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल नंदी ने पीएम जन कल्याण योजना के तहत अल्पसंख्यक विभाग में कराए गए कार्यों की जांच एसआईटी से कराने के आदेश दे दिए हैं। इसी साल फरवरी में प्रशासन ने गाजियाबाद में बने हज हाउस को एनजीटी के आदेश पर सील कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था। इसी वजह से इससे निकलने वाला पानी हिंडन नदी के पानी को गंदा कर रहा था। गृह विभाग ने एसआईटी की जांच के इसमें आदेश दिए हैं। साथ ही जलकर विभाग के अधिकारियों की भी जांच की बात इसमें कही जा रही है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। अयोध्या में जमीन अधिग्रहण को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से मुद्दा बनाने के मूड में है। श्रीराम एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में जमीन अधिग्रहण को लेकर धर्मपुर गांव का मुआवजा मामला गर्माता जा रहा है। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने धर्मपुर गांव में किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया। गुलाबबाड़ी में समाजवादी पार्टी के कार्यालय से सैकड़ों की संख्या में निकले एसपी कार्यकर्ताओं को जब पुलिस ने रोका तो कार्यकर्ता बिफर गए और नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की। पवन पांडे ने कहा कि अगर सरकार ने उचित मुआवजा नहीं दिया तो आंदोलन होगा। जब तक आप अन्नदाता को, धरती के देवता किसानों को इनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं देंगे, हम इन किसानों के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। दरअसल श्रीराम एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में 3 गांव जनौरा, नंदापुर और धर्मपुर गांव की जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, लेकिन जो मुआवजा जनौरा और नंदापुर के किसानों को मिल रहा है वो मुआवजा धर्मपुर गाँव के किसानों को नहीं मिल रहा, जिसकी वजह सर्किल रेट में बड़ा अंतर है। रूस में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से लौटते समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ईरान पहुंच गए। ये दौरा तब हो रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव देखने को मिल रहा है। इस तरह के दौरों को कूटनीतिक चाल के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि चीन ईरान में लगातार निवेश बढ़ा रहा है और भारत अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते निवेश में देरी कर रहा है। ऐसे मौके पर राजनाथ सिंह का ईरान का दौरा करना चीन को खटक रहा है, क्योंकि दुनिया भर में कोरोना संक्रमण को लेकर चीन की किरकिरी हो रही है और चीन की विस्तारवादी नीति का भारत कड़ा विरोध भी कर रहा है। सीमा पर तनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को 2 टूक शब्दों में कहा, सीमा विवाद के लिए चीन पूरी तरह से जिम्मेदार है। देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हमारी सेना प्रतिबद्ध है। भारत पड़ोसी देशों के साथ सीमा को लेकर जिम्मेदार रवैया अपनाता है, लेकिन हम गैर जिम्मेदाराना गतिविधियों का माकूल जवाब देना भी जानते हैं। जिस बात को भारत दोहराता रहा उसको पूरी दुनिया जानती है। इसीलिए अमेरिका दक्षिण चीन सागर में चीन की घेराबंदी कर रहा है। आगरा के सेंट मार्क स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशन ग्रुप से 32 बच्चों को रिमूव करने के बाद काफी हंगामा हुआ। पेरेंट्स का आरोप है कि स्कूल ने उन्हीं बच्चों को ग्रुप से रिमूव किया था जिनकी फीस बकाया है। उनके मुताबिक हम लोगों पर जबरन फीस जमा कराने का दबाव बनाने के लिए ऐसा किया गया। हमारा मानना है कि एक प्रकार से बच्चों को ऑनलाइन ग्रुप से निकालना भी पेरेंट्स के ऊपर फीस का दबाव बनाने के लिए, और शासन का बड़ा स्पष्ट आदेश है कि किसी भी पेरेंट पे फीस के लिए दबाव न बनाया जाए।
वहीं हंगामा बढ़ा तो स्कूल की प्रिंसिपल ने तकनीकी खामी बताकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। सर रिमूव दैट वाज समथिंग प्रॉब्लम्स इन द स्कूल ग्रुप्स, कुछ परेशानियां थी स्कूल की पर्सनली रिगार्डिंग दैट वजह से वो हुआ था। एंड वो सेम डे आफ्टर 1 और 2 आवर कुछ परेशानियां आ गई थी, टेक्निकल इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से वो हटे थे एंड दोबारा वो ऐड हो गए हैं। बहरहाल जहां कोरोना संकट में पेरेंट्स कह रहे हैं कि जब ऑनलाइन पढ़ाई है तो फीस पूरी क्यों, वहीं स्कूलों का तर्क है कि जब फीस नहीं मिलेगी तो अपने स्टाफ को सैलरी कहां से देंगे। कई जिलों में बाढ़ की विनाश लीला जारी है। बलिया के बरैया इलाके में देखते देखते पुल बह गया। देखिए जर्जर पुल किस तरह से बाढ़ के कहर को झेल रहा था, लेकिन पानी के प्रकोप के आगे किसी की नहीं चलती। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ जब जल दैत्य आया और पुल को अपने साथ बहा कर ले गया। बैरैया विकास खंड के नौरंगा और चक्की नौरंगा गांव को जोड़ने वाला पुल गंगा में समा गया। अब गांव वाले भी खौफ में जीने को मजबूर हैं। हमारे ग्राम सभा नौरंगा में जो एक पुलिया थी जो कि चक्की नौरंगा को हमसे आपस में जोड़ती थी, जो कि गंगा नदी के कटान के कारण आज ध्वस्त हो गई। हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं इस पुलिया के ध्वस्त हो जाने के कारण, क्योंकि एकमात्र यही एक ऐसी पुलिया थी जो हम दोनों गांवों को आपस में जोड़ती थी। दरअसल बलिया समेत कई जिलों में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। अब ये पुल ढहने से दोनों गांव में आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई है। हिंद महासागर में एक ऑयल टैंकर में आग लग गई। जिस टैंकर में आग लगी थी उसका नाम न्यू डायमंड था। वो कच्चा तेल लेकर कुवैत से उड़ीसा आ रहा था, लेकिन जब ये इंडियन ओशियन से बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगा तो इसमें आग लग गई। ये आग टैंकर के इंजन में लगी थी। जब ऑयल टैंकर के इंजन में आग लगी तो वो श्रीलंका के कोलंबो से लगभग 38 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर था। श्रीलंका की नेवी ने तुरंत आग की खबर इंडियन कोस्ट गार्ड को दी, जिसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने 2 जहाज और एक विमान को उस ओर रवाना किया जहां टैंकर में आग लगी थी। हिंद महासागर में इंडियन कोस्ट गार्ड कितने एक्टिव हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सूचना की कुछ ही देर बाद हमारे जवान मदद के लिए पहुंच जाते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। हालांकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में श्रीलंका की नेवी ने भी पूरा साथ दिया। रशियन नेवी के 2 जंगी जहाज भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुए थे। रूस के जंगी जहाज उस वक्त हबनटोटा पोर्ट पर थे। गनीमत इस बात की रही कि इंजन में लगी आग उस ओर तक नहीं फैली जहां पर कच्चा तेल रखा हुआ था, वरना इस पर काबू पाना मुश्किल हो जाता। के सम्मान में बागपत में हिंदू संगठनों ने लव जिहाद के खिलाफ महापंचायत करने का ऐलान किया है। 7 सितंबर को बागपत के बड़ा गांव में बेटी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ये महापंचायत बुलाई गई है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्टर भी जारी किए गए हैं। इस महापंचायत में कई हजार लोगों को शामिल करने का दावा किया जा रहा है। पंचायत में लगभग 40 से 45 जो संगठन है, सामाजिक संगठन, हिंदू संगठन, जाट सभा, जाट संघर्ष समिति, अखिल भारतीय जाट महासभा, मतलब सब लोगों ने और हिंदू संगठनों ने सबने जो है इसमें सहयोग दिया है और अधिक से अधिक संख्या आएगी। करीब 8000 का टारगेट इसमें लिया गया है। हिंदू जागरण मंच के मुताबिक हाल ही के दिनों में पश्चिमी यूपी में लव जिहाद के कई मामले सामने आए हैं, जिससे लग रहा है कि कानपुर की तरह साजिश के तहत समुदाय विशेष योजना बना रहा है। बागपत के बलानी इलाके से भी एक हिंदू लड़की लापता है, जिसे भगा कर ले जाने का आरोप एक मुस्लिम लड़के पर है। वहीं पुलिस भरोसा दे रही है कि सभी मामलों में लापता लड़कियां जल्दी ही मिल जाएंगी। सहारनपुर में लोगों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए प्रशासन ने अनोखी पहल की। यहाँ 5 फेस मास्क एटीएम का उद्घाटन मेयर संजीव वालिया और नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने किया। इस मशीन के जरिए अब सिर्फ 5 रुपए में सैनिटाइज्ड फेस मास्क लोगों को आसानी से मिल रहा है। मशीन में 5 रुपए का सिक्का डालने पर अपने आप मास्क निकलेगा। सहारनपुर प्रदेश का पहला नगर निगम बना है जहाँ ऐसी मशीन लगाई गई है। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि ऐसी और मशीन जल्द ही सहारनपुर के कई सार्वजनिक जगहों पर लगाई जाएंगी, जिससे बिना मास्क के घूम रहे लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचाया जा सके। 5 रुपए का सिक्का डाल करके अच्छी क्वालिटी का विद मतलब सैनिटाइज किया हुआ उसको मास्क मिलेगा और वो वॉशेबल रहेगा। जिसकी अच्छी क्वालिटी वाला, जिसकी बाज़ार में कीमत लगभग 10-15 रुपये है, वो आसानी से यहाँ 5 रुपये में नगर निगम में उपलब्ध हो जाएगा। निश्चित रूप से सहारनपुर प्रशासन की इस पहल की तारीफ होनी चाहिए, साथ ही सूबे के बाकी शहरों को इसे सीख लेने की जरूरत है। सहारनपुर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की खबर है। पूरा मामला थाना सदर बाजार इलाके के मनोहरपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि नाली में कूड़ा डालने को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्ष भिड़ गए। बहस से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर आई है, जिस पर कार्रवाई की जाएगी।
देखिए, ये आपने मुझको अभी एक वीडियो दिखाया है, मेरे द्वारा थाने पे जानकारी की गई तो जानकारी हुई है कि ये हसनपुर थाना क्षेत्र की हसनपुर चौकी क्षेत्र की घटना है। इसमें जो पक्ष है इनकी तहरीर थाने पर आई हुई है। इनको मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और इनका भी उपचार किया गया है। ये चिंता की बात है कि लोग जरा सी बात पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। अगर हम खुद नहीं बदलेंगे तो इसमें सरकार और पुलिस क्या करेगी? नोएडा में पुलिस की एटीएम लूटने वाले बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश असलम को गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के पास से तमंचा, एक बाइक, कुछ जिंदा और खोखा कारतूस, 25,000 रुपए की नकदी समेत एटीएम के कटे हुए 3 पार्ट्स बरामद किए गए हैं। पकड़ा गया बदमाश अपने साथियों के साथ मिलकर एटीएम लूटता था। संभल में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश जितेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी नीरज भागने में कामयाब रहा। मुठभेड़ में एक सिपाही को भी गोली लग गई। पकड़ा गया बदमाश खाद वेबसाइट लूट हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। अयोध्या में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश और पुलिस के बीच हुई क्रॉस फायरिंग में एक सिपाही को भी गोली लग गई। सिकंदर कई मामलों में फरार चल रहा था। लगातार हो रहे एनकाउंटर से बदमाशों में भी अब डर दिखने लगा है। कुछ जगह बदमाश एनकाउंटर के डर से सरेंडर भी कर रहे हैं। बांदा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने 6 गायों को टक्कर मार दी। हादसे में सभी गायों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। नाराज लोगों ने 1 घंटे तक जाम लगाकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को शांत कराया। हादसे पर वीएचपी नेताओं ने भी नाराजगी जाहिर की। इसका दोषी तो जो इनको पाल के छोड़ देता वही है, और बाकी ऊपर से जो शासन आदेश आए हुए हैं, इस टाइम मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मुख्यमंत्री के द्वारा, कमिश्नर साहब को, उसके द्वारा ये था कि 2 तारीख तक सब जगह की जहाँ पे रोडों की हैं उसकी जो है सब जितनी भी गौवंश बैठा सब हट जाना चाहिए। तिंदवारी थाना इलाके के मुंगूस गांव में ये हादसा हुआ। फतेहपुर से बांदा जा रहे तेज रफ्तार ट्रक की स्टीयरिंग फेल होने से हादसा हुआ, जिसके बाद ट्रक पलट गया था। ये रात्रि में यहाँ गांव में गाय रोड पर जो व्यक्ति ने छोड़ दी थी वो बैठी हुई थी और ट्रक चालक द्वारा उसको जो है रोक दिया गया। इसमें 4 अगर गाय गौशाला में होती तो हादसा रुक सकता था। वाराणसी में 15 साल के हरिओम नारायण चौधरी स्वतंत्र भारत के 6ठे डोम राजा होंगे। 5वें डोम राजा जगदीश चौधरी के निधन के बाद हरिओम नारायण की ताजपोशी होगी। 5वें डोम राजा जगदीश चौधरी पीएम मोदी के प्रस्तावक भी थे। नए डोम राजा हरिओम जगदीश चौधरी के बेटे हैं। काशी में डोम राजा की परंपरा पौराणिक मान्यता के मुताबिक अनादि काल से है। 15 साल के हरिओम नारायण चौधरी 6ठी क्लास में पढ़ते हैं। हरिओम ने बताया कि जब तक वो बालिग नहीं हो जाते तब तक उनकी दादी सारंगी देवी गद्दी संभालेंगी। ऐसे मेरे पिताजी थे तो वो गद्दी संभाल रहे थे, अब वो नहीं रहेंगे, अब नहीं रहे तो दादी संभालती है इसमें। थोड़ा जब 2-3 साल बाद जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं संभालूंगा। अभी तो फिलहाल पढ़ाई हो रही है। अच्छा, कौन से क्लास में? 6। नए डोम राजा की पगड़ी की रस्म 6 सितंबर को त्रिपुरा भैरवी घाट के किनारे शेरावाली कोठी में होगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों का सिलसिला जारी है। आगरा से दिल्ली जा रही एक कार बेकाबू होने के बाद रेलिंग तोड़ते हुए नोएडा की तरफ से आ रही दूसरी कार से टकरा गई, जिसमें कानपुर के रहने वाले नितिन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस की तलाशी के दौरान नितिन की कार से 5 लाख रुपए कैश मिला है। बताया जा रहा है कि नितिन कंप्यूटर के कारोबारी हैं जो दिल्ली माल खरीदने जा रहे थे। नौहझील इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 64 के पास ये हादसा हुआ। वहीं मथुरा में हाईवे पर सुबह से ही लंबा जाम लगा हुआ भी दिखा। जय गुरुदेव मंदिर से लेकर अलवर वाले पुल तक भीषण जाम रहा। ट्रकों के पहिए सड़कों पर थमते हुए नजर आए तो ट्रैफिक पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला। मथुरा आगरा में जलभराव की वजह से ये जाम लगा रहा। बरसात हुई थी जिसकी वजह से रोड पे गड्ढे हो गए और उसमें पानी भर गया, इस वजह से ट्रैफिक रुक के चल रहा है। स्लो है, हैवी ट्रैफिक है, जिसकी वजह से काफी टाइम लग रहा है ट्रैफिक निकलने में। जाम से लोग बेहाल दिखे। खबर 1 मिनट में इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रात 10 बजे एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।